टाइम में जो मेरी सैलरी थी पुणे में, उसके लगभग 2 से 3 टाइम्स मैं एफिलिएट मार्केटिंग थ्रू कमाने लगा था, सिर्फ 4 से 5 घंटे काम करके। काफ़ी सारे जो मेरे कलीग्स थे वो भी आज जॉब कर रहे हैं, बट जब वो मुझे देखते, मेरी लाइफस्टाइल देखते, तो वो कहते यार सूरज, हमने भी शायद उस टाइम ये डिसीजन ले लिया होता। नॉर्मल ब्लॉग से भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक से आप विदाउट इन्वेस्टमेंट एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमा सकते हैं। काफ़ी सारे राइटर्स है जो मेरे लिए कंटेंट लिखते हैं अभी, और मैं सिर्फ दिन के 2 घंटे अभी देता हूँ उन आर्टिकल्स को बस पोस्ट करने के लिए। सिर्फ 2 घंटे लगा रहे हो? बट जो ट्रैफिक है अभी बिंग में डाइवर्ट हो चुका है, और जितना भी मैं अभी 2 या 3 साल से अर्न कर रहा हूँ वो पूरा बिंग से कर रहा हूँ। कुछ नहीं सर, कॉपी पेस्ट ही कर रहा था और कुछ डिफरेंट तो कर ही नहीं रहा था। कॉपी पेस्ट करके तुमने रैंक करा लिया इसको? भाई साहब ने 32 लिरिक्स की वेबसाइट कॉपी पेस्ट करके अलग अलग लैंग्वेजेस में रैंक कराई और पैसे कमा रहे। इसके अलावा यूट्यूब भी कर रहा हूँ मैं, मेरा फूड ब्लॉगिंग का एक चैनल है। हाँ। मेरा एक टेक चैनल भी है, साथ कुछ में तो छोड़ दो यार, भी चैनल कुछ तो छोड़ दो। बिंग से एफिलिएट मार्केटिंग करके आप कितना मंथली कितना अर्न कर ले रहे हो अभी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ सूरज है, जो कि सूरज की तरह चमक रहा है और ये इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में तबाही मचा रहे हैं। ये एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट। पूरा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है, जो कि पूरा यूएस का ट्रैफिक है, प्लस ब्लॉगिंग भी करते हैं और बहुत सारे काम करते हैं। तो आगे जो भी सारी चीजें आने वाली हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पायर करेंगी। तो चलिए इसी के साथ हम स्वागत करते हैं सूरज का हमारे चैनल पर। सूरज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पर फीचर होने के लिए, तो थैंक यू सो मच। सूरज, आप एक शॉर्ट इंट्रो अपने बारे में। तो सर, अगर मेरे बारे में बताना चाहूँगा तो मैंने एमसीए डिग्री की थी और मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ। तो इससे पहले मैं डिजिटल मार्केटिंग में ही जॉब करता था। तो लास्ट 5 इयर्स पहले मैंने अपना जॉब लेफ्ट किया और फुल टाइम अब मैं एफिलिएट मार्केटिंग प्लस अदर ब्लॉगिंग्स करता हूँ। जैसे ब्लॉगिंग में मेरी काफ़ी सारी साइट्स है, जैसे लिरिक्स की साइट से। तो अभी फिलहाल मैं ये कर रहा हूँ। ओके, तो ये आप देख रहे हैं, क्योंकि ना बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो सारी चीजें हैं, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, एफिलिएट मार्केटिंग, ऐसे व्यक्ति करते हैं जो कि कुछ नहीं कर सकते। पर मैं भी एक एग्जाम्पल हूं जिसने 9 साल टीसीएस में काम किया, और आई थिंक सूरज ने भी बहुत सारा समय जॉब किया है। अच्छी खासी सैलरी थी, उसको छोड़कर अभी पिछले 5 सालों से फुल टाइम कर रहे हैं। तो इसमें पोटेंशियल है दोस्तों, ये प्रूव करता है। तो चलिए अब है ना, हम शुरुआत से जानना चाहेंगे सूरज की इन सब चीजों की शुरुआत कैसे हुई, कैसे स्टार्ट सब कैसे किया? सर स्टार्ट जैसे बताया मैंने एमसीए डिग्री की थी। देन मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की थी नागपुर में ही, जो लोकल नागपुर में ही है। तो वहाँ मैंने लगभग 3 साल काम किया, और ये मैं टाइम बता रहा हूँ 2010 की बात है। तो उस टाइम जो डिजिटल मार्केटिंग है काफ़ी ट्रेंड में था। तो इसलिए मैंने सोचा कि बाकी सारे मेरे फ्रेंड्स तो डेवलपमेंट में जा रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना डिजिटल मार्केटिंग में ट्राई किया जाए। तो मैंने ये कंपनी ज्वाइन की। देन जब मैंने यहाँ से लेफ्ट किया 3 साल बाद, तो यहाँ पे तो काफ़ी सारा मेरा जो एक्सपीरियंस था वो एसईओ में मिल चुका था मुझे, जैसे ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ। यहाँ पे हम जो यूएस के और यूके के जो क्लाइंट्स होते थे उनकी वेबसाइट पे काम करते थे। मतलब शुरू से यूएस यूके के क्लाइंट के लिए काम किया था वहाँ पर? यस, सब ओवरसीज ही काम होता था, इंडिया का कुछ नहीं था इनके। सभी क्लाइंट्स जो है यूके और यूएस के ही थे। यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इन तरह के क्लाइंट्स थे। ठीक है। उनकी साइट पे हम एसईओ करते थे, यानी उनकी साइट को रैंक करवाते थे गूगल वगैरह में। ठीक है। तो उसके बाद मैंने यहाँ से लेफ्ट किया ये जॉब, और मैंने जब सेकंड कंपनी जो ज्वाइन की, तो वहां पे मुझे एक्चुअल में पता चला कि आखिर एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। ओके, तो पहली जॉब में एसईओ के बारे में पता चला और सेकंड जॉब में एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट के बारे में। ठीक है। तो अब मेरे पास अच्छा खासा नॉलेज आ चुका था एसईओ का भी और एफिलिएट मार्केटिंग का भी। तो एफिलिएट कितना टाइम काम किया ये सेकंड जो कंपनी थी यहाँ पर, इसका पूरा एक्सपीरियंस में? सर ये सेकंड कंपनी में मैंने लगभग 2 साल काम किया, बट जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे काफी इंटरेस्ट आ गया था एफिलिएट मार्केटिंग में। तो मैंने क्या किया, एज अ पार्ट टाइम 4 से 5 घंटे में दिन के निकालता था, और मैंने अपनी वेबसाइट्स बिल्ड की, और उस पर फिर मैं एफिलिएट के जो ऑफर्स होते थे वो प्रमोट करने लगा। यानी मैं 9 to 5 जॉब करता था, देन घर आके रात तक यानी 1-2 बजे तक लगभग अपनी साइट पे देता था। ठीक है। वैसे मुझे एसईओ का तो काफी नॉलेज आ चुका था, तो उसी नॉलेज का यूज करके मैंने अपने जो ब्लॉग्स थे, जो वेबसाइट थी एफिलिएट मार्केटिंग की, वो अच्छे 4 से 5 महीने में ही रैंक करवा दी। ओके, और सब यूएस टारगेट किया हुआ था आपने, जो पर्सनल भी ब्लॉग? यूएस, ठीक है। सभी कुछ यूएस के भी, सब यूएस के प्रोडक्ट्स थे। एफिलिएट के जो प्रोडक्ट्स थे ये एक्चुअली में ये थे वेट लॉस वगैरह के प्रोडक्ट्स, बॉडी बिल्डिंग के प्रोडक्ट्स, ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स। तो नॉर्मली ये सब यूएस के ही प्रोडक्ट्स थे। और आज से लगभग ये मैं 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस टाइम में उतना इंडिया में भी एफिलिएट मार्केटिंग का नहीं था जो हेल्थ ऑफर्स में, तो ये सब यूएस में ही चलता था।
देन मैंने ये जॉब लेफ्ट किया। उसके बाद मैंने एक थर्ड जॉब ज्वाइन की पुणे में, वो भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी थी। वहाँ पे जब मैं 2 साल तक मैंने लगभग काम किया वहाँ भी, बट वहाँ जब मैं काम कर रहा था तब तक मेरा ये जो पार्ट टाइम वाला जो टास्क था, जो बिजनेस था मैं कर रहा था एज अ पार्ट टाइम, ये काफ़ी अच्छा ग्रो हो गया था। तो उस टाइम में जो मेरी सैलरी थी पुणे में, उसके लगभग 2 से 3 टाइम्स मैं एफिलिएट मार्केटिंग थ्रू कमाने लगा था, सिर्फ 4 से 5 घंटे काम करके। ठीक है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अपना ये जो पूरा टाइम है जो मैं ऑफिस में दे रहा हूँ 9 to 5 वाला, वो पूरा अपने साइड पे दूँ और अच्छा खासा इससे कुछ टर्नओवर जो भी है, अच्छा खासा इनकम जो अर्न करूँ। तो फिर मैंने 2017 की बात है ये, उस टाइम में फिर मैंने डिसाइड किया कि अब जॉब लेफ्ट करते हैं, अब अपनी ही साइड पे फुल फोकस से काम करते हैं और देखते हैं आखिर हम कहाँ तक जाते हैं। ठीक है। तो वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी भी डाउनफॉल तो नहीं देखा लाइफ में, आगे ही बढ़ रहा हूँ। और इसी तरह से मैंने अपने 1 ब्लॉग 2 ब्लॉग अच्छा, कई ब्लॉग्स बनाए। इसमें अभी मैं बीच में रोक रहा हूँ सूरज की, अभी जब डिसाइड कर लिया कि जॉब छोड़ना है, बिल्कुल, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि ऑलमोस्ट आई थिंक 10 साल हो गए थे जॉब करते हुए, राइट? कितना टाइम हुआ था? लगभग 7 साल हो चुके 7 साल हो गए थे। तो 7 साल से जॉब कर रहे थे, तो एक बहुत बड़ा मूव था। तो घर वालों का क्या रिएक्शन था उस समय? एक्चुअली सर, जब मैंने जॉब लेफ्ट किया तब मेरी शादी भी हो चुकी थी और मेरी 1 साल की बच्ची भी थी। एग्जैक्टली मेरे तो जैसे। हाँ सेम। तो मैंने सोचा क्यों ना रिस्क लिया जाए, लाइफ में रिस्क नहीं लोगे तो आप कभी आगे बढ़ोगे ही नहीं। हाँ, क्योंकि काफ़ी एग्जाम्पल मेरे पास थे जो आज भी है कि काफ़ी सारे जो मेरे कलीग्स थे वो भी आज जॉब कर रहे हैं, बट जब वो मुझे देखते, मेरी लाइफस्टाइल देखते, तो वो कहते यार सूरज, हमने भी शायद उस टाइम ये डिसीजन ले लिया होता। तो ये काफ़ी लोगों के सपने ही हैं जो मैं अभी हकीकत में एंजॉय कर रहा हूँ, कहा जाए तो। इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि देखो, सूरज का अगर आप लोग एक्सपीरियंस देख रहे हैं तो सूरज ने क्या, एक कंपनी में काम किया, दूसरी में किया, तीसरी में किया। तो इस पूरे प्रोसेस में आप देख रहे होगे कि ये अकेला काम नहीं कर रहा था, बहुत सारे लोग उस कंपनी में काम कर रहे थे। बिल्कुल। पर जो सक्सेस मिल रही है वो सिर्फ सूरज को मिल रही है, क्योंकि सूरज ने क्या किया कि जॉब के साथ कुछ अपना भी किया और उसमें टाइम लगाया। तो यहीं पे ही सूरज देख रहे हो कि डिफरेंस क्या है उनमें और तुम में, है ना? पहली चीज तो रिस्क तो कुछ थी ही नहीं। देखो, तुमने तो जॉब के साथ सारी चीजें की थी ना। हाँ, तो बिल्कुल, रिस्क तो कुछ है ही नहीं। जॉब छोड़ना एक रिस्क है, पर उन्होंने तो जॉब के साथ रहते रहते भी या तो किया नहीं होगा या फिर किया होगा तो पूरा टाइम नहीं दिया होगा, नेटफ्लिक्स वगैरह सारी चीजों में लगे रहे होंगे। तो ये एक बाकी लोगों के लिए पॉइंट था। तो अभी तुमने तो रिस्क ले लिया। मैं फैमिली का पूछ रहा था कि फैमिली ने सपोर्ट किया कि नहीं किया? बिल्कुल सर, फैमिली तो फर्स्ट डे से ही मेरे सपोर्ट में थी। जिस दिन से मैंने फर्स्ट कंपनी ज्वाइन की थी और मैं जैसे अदर एक्टिविटीज करता था, मैं इस पर एक बताना भूल गया। जब मेरी फर्स्ट कंपनी थी तो वहाँ क्या होता था, उस टाइम में इलांस और ओडेक्स करके कुछ प्लेटफॉर्म्स होते थे फ्रीलांसर के। तो मेरी जो फर्स्ट कंपनी थी वो वहाँ से क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स उठाती थी। तो मैंने उसी दौर से पार्ट टाइम वर्क इसमें भी स्टार्ट कर दिया था कि मैं एसईओ के भी प्रोजेक्ट्स लेता था एज अ पार्ट टाइम करता था। उसमें भी मैंने काफी 80 to 85 जॉब्स कंप्लीट किए थे। जो अब जाके वो upwork.com हो गया, दोनों मिल गए, ओडेक्स और इलांस मिलके। upwork.com करके अभी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ्रीलांसर जॉब्स वगैरह मिलते हैं। तो मैंने उस टाइम से स्टार्ट कर दिया था पार्ट टाइम वर्क करना, यानी कुछ अलग करना। मेरा पहले से चाहत थी कि जॉब तो नहीं करना है लाइफ टाइम, कुछ ऐसा करना है कि बिल्कुल सीख लो पहले, और उसके बाद फिर ऐसा हो कि आप फैमिली को भी टाइम दे पाओ, आप अपना जो भी एक्टिविटीज, अपनी जो इकोनॉमिकल स्टेट है उसे भी काफी अच्छे से रेस कर पाओ। और यही मेरा पहले से ही ड्रीम था, तो जो ऑलमोस्ट मैंने तो पा ही लिया है उसे, कहा जाए तो फैमिली तो पूरी सपोर्टिव थी मेरी। ओके, तो अब जब जॉब छोड़ी थी आपने तो कितनी सैलरी थी उस समय जॉब में? सर ये 2017 की बात है, उस टाइम में मेरी 40,000 इन हैंड सैलरी थी। 40,000 इन हैंड सैलरी थी। तो अब इतनी बड़ी सैलरी भी छोड़कर, ये बहुत बड़ा अमाउंट है सूरज आज भी भारतीयों के लिए, तो ये सब करके खुद का काम कर रहा है। पहली चीज तो इस बात के, इसके जज्बे के लिए सारे लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। सेकेंडली अब मैं जानना चाह रहा हूं कि हम थोड़ा यहीं पे अफिलिएट से रिलेटेड ही बात करना चाह रहे हैं कि थोड़ा कंफ्यूजन है लोगों को कि अफिलिएट जो ब्लॉग तुमने बनाया वो नॉर्मल ब्लॉग से अलग होता है कि नॉर्मल ब्लॉग ही होता है? सर नॉर्मल ब्लॉग होता है, वर्डप्रेस पे ही बनाया जाता है इसे। नॉर्मल ब्लॉग होता है, कुछ अलग नहीं होता है, बस कुछ प्लगइन्स होते हैं। अगर आप अमेजोन के प्रोडक्ट्स अगर प्रमोट करना चाहो तो उनके लिए प्लगइन्स का यूज करना होता है, बट जो मैं कर रहा हूँ उसके लिए आपको ज्यादा कोई प्लगइन्स लगते नहीं है। बेसिक सी साइड होती है और बेसिक सा सेटअप होता है वर्डप्रेस का, कुछ अलग नहीं होता है। ओके, तो एक नॉर्मल ब्लॉग से भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक से आप विदाउट इन्वेस्टमेंट अफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमा सकते हैं।
और अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और नए बंदे हैं तो आप फ्री ब्लॉगर पर स्टार्ट कर सकते हैं, पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो उसमें नहीं हो सकती हैं, जो मैं बता चुका हूं कि 21 वेज होते हैं ब्लॉगिंग में जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। आई बटन में आपको लिंक दिख रहा होगा वो। तो अगर आप एक नया ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्लीज मेरा रिकमेंडेशन आप वर्डप्रेस पे स्टार्ट करें। वर्डप्रेस पे जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको एक होस्टिंग की जरूरत होगी, और होस्टिंग में मैं रिकमेंड करता हूं कि आप होस्टिंगर की तरफ जा सकते हैं। होस्टिंगर में तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा है सूरज, कुछ बता सकते हो? हाँ सर, होस्टिंगर तो मैं उस टाइम से यूज़ कर रहा हूँ जब यूएस में वो होस्टिंगर एक्चुअली यूएस से है, तो मैं यूएस से ही उस टाइम में यूज़ करता था उनके सर्वर्स अपनी साइट के लिए। इंडिया में तो आई थिंक अभी अभी आया है होस्टिंगर, बट काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। कोई इशू ही नहीं मिला मुझे अभी तक कि वेबसाइट डाउन हो रही है, ऐसा कोई भी इशू नहीं था। ओके, तो देख लीजिए सूरज से भी मैंने लाइव पूछ लिया कि होस्टिंगर को उसका एक्सपीरियंस कैसा था। तो कोई भी नया ब्लॉगर है होस्टिंगर की तरफ आंख बंद करके देख सकता है। काफी अफोर्डेबल प्लान्स हैं उसके, काफी डिस्काउंटेड रेट में आपको होस्टिंग मिल जाती है। प्लस अगर आप मेरा अफिलिएट लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको सबसे अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा, तो प्लीज उसका यूज करें। और अगर आप मेरे अफिलिएट लिंक से होस्टिंग बाय करते हैं तो मुझे इनवॉइस मेल करना ना भूलें, कुछ ना कुछ गुडीज हम आपको जरूर देंगे। अब है ना, जैसे अफिलिएट मार्केटिंग वगैरह जब कर रहे हो तो कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है इन सब चीजों को करने में जो अभी करंटली तुम कर रहे हो, और कैसे आगे कैसे बढ़ाया? मतलब जब जॉब छोड़ी तो कंटेंट राइटिंग खुद ही कर रहे थे या सारी चीजें कैसे करी? सर जैसे बताया मैंने, यानी काफी अच्छा खासा मैं अर्न करने लगा था। उससे पहले तो मैं खुद ही कंटेंट लिखता था मिस 2017 में। फिर मैंने डिसाइड किया कि कुछ राइटर्स को हायर किया जाए, तो मैंने काफी सारे प्लेटफॉर्म यूज किए। iWriter.com करके एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपको $2 से $3 में भी अच्छा आर्टिकल मिल जाता है। तो उस टाइम मैं उन्हें यूज़ करता था, वहाँ से मैं प्रोजेक्ट्स पोस्ट करता था, और काफ़ी यूएस के यूके के राइटर्स आपको वो पोस्ट जो है वो अच्छे से रिटर्न करके देते थे। मीन्स जो आर्टिकल है वो अच्छे से लिख के देते थे, तो मैं उनका यूज़ करता था। बट धीरे धीरे मैंने सोचा कि क्यों ना पूरा ये वर्क उन्हें ही दे दिया जाए और खुद अच्छे से रिसर्च किया जाए प्रोडक्ट्स के बारे में। तो मैंने वही किया, जो मेरा पूरा राइटिंग वर्क था मैंने पूरा फ्रीलांस कर दिया है, फ्रीलांसर्स को दे दिया है। काफी सारे राइटर्स है जो मेरे लिए कंटेंट लिखते हैं अभी, और मैं सिर्फ दिन के 2 घंटे अभी देता हूँ उन आर्टिकल्स को बस पोस्ट करने के लिए। सिर्फ 2 घंटे लगा रहे हो? बस सर, सिर्फ 2 घंटे में देता हूँ। तो आर्टिकल्स जो है वो राइटर्स हमें सेंड कर देते हैं, मैं बैठता हूँ बढ़िया अपना, और जितने भी मेरे ब्लॉग्स हैं उनपे हार्डली 2 घंटे या 3 घंटे लगते होंगे दिन के, और वो भी डेली नहीं, कभी अल्टरनेट डेज पे भी, कभी 2 घंटे, कभी परसों 2 घंटे, ऐसे अल्टरनेट डेज पे। डेली भी 2 घंटे कभी नहीं लगे मुझे, क्योंकि क्या होता है कि मैं एक लिस्ट दे देता हूँ 10 से 20 आर्टिकल का, तो उन्हें पोस्ट करने के बाद 1 वीक का गैप भी होता है, तो कभी कभी 1 वीक तक काम भी नहीं करता हूँ मैं साइट पे, 1 वीक तक वही कंटेंट चलते हैं। ओके, तो अब इसमें जैसे अब बोला कि निश सारी चीजें होती हैं, तो अभी ये बताओगे कि तुम किस निश पे काम कर रहे हो अपने एफिलिएट ब्लॉग पर? तो फिलहाल जो है सर वो वेट लॉस नीच पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, और साथ ही में बॉडी बिल्डिंग नीच है। वेट लॉस नीच इसलिए क्योंकि यूएस में काफी ट्रेंडी टर्म होता है वेट लॉस, हर कोई चाहता है कि अपना वेट जो है उसे लूज करे, तो वेट लॉस काफी अच्छा एक कैटेगरी है जिस पे आप फोकस कर सकते हो। तो मेरा मेनली फोकस वेट लॉस कैटेगरी पे है। ओके, मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता देता हूँ। 2008 में जब मैं गया था यूएस में, तो वहां पर क्या है ना, ओबेसिटी मतलब मोटापा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और उसका रीजन ये है कि लोग ज्यादा मोबाइल के सामने, लैपटॉप के सामने, प्लस वहां पर न्यूक्लियर फैमिलीज वगैरह होती हैं, सोशल इवेंट्स वगैरह होते नहीं है, बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं फास्ट फूड वगैरह, जिससे वो मोटे हो जाते हैं, इसलिए वेट लॉस वहां चला गया था। पर आज की तारीख में मैं इंडिया में भी देख रहा हूं, तरक्की का एक नुकसान ये हो जाता है कि आपके हाथ में पैसे आ जाते हैं, आप मेहनत कम करना चालू कर देते हो, आप बाहर क्रिकेट नहीं खेलते, घर में एक्सबॉक्स खेलने लगते हो। तो यहां पर भी आजकल इंडिया में देखोगे तो ओबेसिटी की मतलब मोटापे की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। पहले भारत में भुखमरी थी, अब भारत में मोटापा भी आ रहा है, तो भारत में भी अच्छा स्कोप आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है वेट लॉस वाली कैटेगरी में। तो अब वेट लॉस तो जैसे तुमने निश चुन लिया, तो कहां से, कौन सा कोई सा प्लेटफॉर्म है जहां से अगर किसी बंदे को चूज करना है तो वहां जाकर देख सकता है कि प्रोडक्ट कौन से चूज करना है? तो सर जैसे प्रोडक्ट चूज करने की अगर बात करूं मैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उस प्रोडक्ट का जो सभी कोई देखना चाहेगा कि उसका कमीशन आपको कितना मिलेगा अगर आप उसे प्रमोट करते हो। तो फर्स्ट पॉइंट तो कमीशन हो गया। देन सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि वो कितने दिन से मार्केट में है। तो ये मेनली इसलिए हम देखते हैं क्योंकि क्या होता है कि काफी सारे फेक प्रोडक्ट्स लोग लॉन्च करते हैं यूएस में। क्या करते हैं कि कुछ दिन के लिए वो अलग नाम से सेल करते हैं, देन वहां से कस्टमर्स को
क्रेडिट कार्ड, एक्चुअली यूएस में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड से लोग ज्यादा परचेस करते हैं, तो वहाँ क्या होता है, ऑटो डेबिट का एक जो फंक्शन है क्रेडिट कार्ड में इनेबल हो जाता है। मीन्स आप अगर उसे कैंसिल भी करना चाहो तो आपको एक स्टेप होती है प्रॉपर, वहां जाके आपको कैंसिल करना होता है, और अगर आपके दिमाग से वो निकल गई तो वो कंटिन्यू हर मंथ आपका डेबिट होते जाता है अमाउंट। तो ऐसे काफी फेक ऑफर्स होते हैं यूएस वगैरह में, तो उन्हें हमें पहले ट्रैक करना होता है कि जो कंपनी लॉन्च हुई है, जो हमें जिसे हमें प्रमोट करना है, वो कितने दिनों से है, उसके यूजर के फीडबैक्स क्या क्या है, कि कहीं यूजर ये तो नहीं कह रहे कि ये फेक प्रोडक्ट्स है, इन्होंने ज्यादा चार्ज कर दिया, इस तरह की काफी चीजें देखनी होती है। तो हमें ये 2-3 पॉइंट्स है जो हमें अच्छे से देखना होता है। साथ ही में जो प्लेटफॉर्म इस प्रोडक्ट को जो हमें रिकमेंड कर रहा है, जैसे हमें क्या होता है कि एक्चुअली काफी सारे प्लेटफॉर्म्स है जिन्हें ज्वाइन करना होता है। जैसे क्लिक बैंक एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगा मैं, तो क्लिक बैंक पे क्या होता है कि काफी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो हमें जैसे क्लिक बैंक पे जो ट्रस्ट है उस तरह का ट्रस्ट हमें बाकी जो साइट्स है उन पे भी आना चाहिए। मेनली मैं क्लिक बैंक पे तो ऑफर्स नहीं प्रमोट करता हूँ, बट मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। इन तरह के काफी सारे यूएस के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको हेल्थ के ऑफर्स मिलेंगे। Okay. तो वो प्लेटफॉर्म भी अच्छे है या नहीं है, ये भी चीजें आपको देखना होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं सूरज की, एक तुमने जैसे प्रोडक्ट चूज कर लिया abc.com करके, इसको प्रमोट करना है, तो उसकी कुछ स्ट्रैटेजी बता सकते हो, कुछ यूनिक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो? बिल्कुल, जो स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जैसे आपने तो अभी समझो एक अपना जो प्रोडक्ट है जिसे आपको प्रमोट करना है वो चूज कर लिया, सपोज वो एबीसी है, तो ये प्रोडक्ट आपको प्रमोट करना है। अब क्या करना होगा आपको, जैसे ये वेट लॉस नीच का प्रोडक्ट है, तो आपको ट्रैक करना होगा कि इस मंथ में या इस वीक में कौन सा ऐसे वेट लॉस के जो प्रोडक्ट्स है वो ट्रेंड पे चल रहे हैं। तो बेसिकली हम गूगल ट्रेंड का यूज करते हैं। गूगल ट्रेंड तो आजकल सभी को पता है, वहां पे आपको जो भी ट्रेंडी टर्म है उसके बारे में आपको स्टैट्स मिल जाता है, ये टर्म हाइक पे है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, इन तरह के जो प्रोडक्ट्स है उन्हें सबसे पहले सर्च करना होता है। अब सर्च आप इस तरह से कर सकते हो, आप सिंपली आप जो प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो एबीसी, उसे आप बिंग पे डालिए या गूगल पे डालिए, और उसके रिलेटेड जितनी साइट्स आएगी वो मेनली जो हेल्थ साइट्स ही होती है, तो वहां पे जाइए और वहां पे आपको जो वेट लॉस कैटेगरी होगी वहां जाइए, और वहां पे देखिए उन्होंने कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स है उन्हें लिस्ट किया हुआ है, उनका आपको ट्रेंड चेक करना होगा। वहां से एक एक प्रोडक्ट पिक करिए और उन्हें गूगल ट्रेंड पे जाके सर्च करिए। तो यहाँ क्या होगा कि जो भी ट्रेंड में प्रोडक्ट होंगे आपको उन्हें सॉर्ट करना होगा और उसके लिए रिव्यू लिखवाना होगा। ठीक है, सपोज XYZ मुझे एक प्रोडक्ट मिला वहां से, अब ये ट्रेंड में है काफी, तो इस पे मैं रिव्यू लिखवाऊंगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, एबीसी के लिए नहीं लिख रहे हैं हम, XYZ के लिए रिव्यू लिख रहे हैं। अब ये रिव्यू में हमें क्या करना होगा कि अभी इसमें भी रिसर्च का काफी वर्क है। XYZ को हमें अच्छे से ट्रैक करना होगा कि इसमें देखना होगा कि कोई यूजर इसमें ये तो नहीं लिख रहा है कि ये इसके साइड इफेक्ट्स है, या इससे जो इन्होंने जो रिजल्ट बताया है वो इतने दिन में मिलेगा, वो आपको नहीं मिल रहा है। तो इन तरह के जो इश्यूज है इन्हें आपको अपने रिव्यू में हाईलाइट करना होगा। ठीक है, तो आपके उनके निगेटिव पॉइंट्स XYZ के आपको आपके रिव्यू में हाईलाइट करना होगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, सपोज XYZ जैसे ट्रेंड में चल रहा है, अब वो गूगल में जो भी पर्सन जिसे खरीदना होगा वो डालेगा XYZ रिव्यू। ठीक है, तो अब उस पे जो साइट आएगी, अब वहां काम होता है अपना कि अपनी साइट को रैंक कराना। सपोज अपनी साइट उस पर रैंक हो गई है XYZ रिव्यू ये कीवर्ड पे, अब बंदा इस रिव्यू पे आएगा, हमारी साइट पे आएगा, अब वो रिव्यू पढ़ेगा। अब उसके माइंड में ये इंटेंट था कि इसे ये XYZ परचेस करना है, बट इसके जो निगेटिव पॉइंट्स है, जो रियल निगेटिव पॉइंट्स डालते हैं, वैसे कोई फेक नहीं डालते, तो रियल वाले जो पॉइंट्स दिखेगा कि भैया काफी यूजर ने तो ये रिपोर्ट किया है कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स है, या इसमें आप देख सकते जो रिजल्ट इसने बोला था वो रिजल्ट मिल नहीं रहा है टाइम पे। तो ये रिव्यू पढ़ के क्या होगा, उसका माइंड थोड़ा डाइवर्ट होगा कि ये प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब क्या होगा, जैसे रिव्यू एंड होगा वहां पे एक अच्छा सा हम चार्ट पेज बोलते हैं जिसे, एक ऐसा बॉक्स होता है जो 2-3 पैराग्राफ्स का होता है। वहां पे हम ये जो 2-3 पैराग्राफ से ही अपने एबीसी प्रोडक्ट के बारे में लिखेंगे। ठीक है, ओके, जो हमारा एफिलिएट ऑफर है, और इसके जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो बताएंगे कि इतने यूजर्स ने इतने दिनों में रिजल्ट पाया है, ये इतने दिन का बता रहा है आपको कि इतना फैट लॉस आप कर सकते हो। इन तरह के जो भी पॉइंट्स होंगे, साथ ही में इनके ऑफर्स बताएंगे। तो उससे क्या होगा, जो यूजर वहां से उसका माइंड डाइवर्ट हुआ था, वो सोचेगा क्यों ना ये प्रोडक्ट को पढ़ा जाए, इसका रिव्यू पढ़ा जाए। वहां पे हम लिखेंगे नीचे कि फुल रिव्यू के लिए आप क्लिक करिए, तो वहां पे नीचे में एक बटन होगा जिसपे लिखा होगा कि क्लिक हियर फॉर फुल रिव्यू। जब बंदा उस पर क्लिक करेगा तो हमारी साइट पे ही एबीसी के लिए काफी अच्छा सा एक पेज होगा। ठीक है, उसमें पूरा अपना 1500 to 200 वर्ड का एक आर्टिकल होगा जिसपे हमने काफी सारे अच्छे पॉइंट्स बताए होंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, जिसपे हमने काफी अच्छे सारे पॉइंट अपने एबीसी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बताए होंगे। अब क्या होगा, जब बंदा ये पढ़ेगा तो आप देखिए XYZ लेने वाला बंदे को हमने एबीसी के लिए मजबूर किया कि आप इसका रिव्यू पढ़ो, और अगर उसे वो पसंद आया तो
काफी ऐसा होता है कि यूजर उसे परचेज भी कर लेता है। माय गॉड, ये तो बहुत ही यूनिक टाइप की स्ट्रैटेजी लगी। मैंने कभी अच्छा एक्चुअली एफिलिएट मार्केटिंग पे काम भी नहीं किया और ये स्ट्रैटेजी सुनी भी नहीं। बाकी आप लोग देखिए, आपने ये स्ट्रैटेजी सुनी है कि नहीं सुनी है, और पसंद आई है तो प्लीज लाइक भी करें वीडियो को और कमेंट करें कि भाई इतना यूनिक प्रोसेस तो मैंने सुना ही नहीं। तो अभी एक वर्ड मुझे इसमें सुनाई दिया था सूरज भाई, 1500 वर्ड। तो वर्ड काउंट का भी ध्यान रखना पड़ता है क्या आर्टिकल को रैंक करने में, क्योंकि आप ऑर्गेनिकली सारी चीजें रैंक करा रहे हो? यस सर, वर्ड काउंट भी इसलिए ध्यान देना पड़ता है, जैसे जैसे हमारा प्रोडक्ट है सपोज ABC, अगर हमारा प्रोडक्ट है तो उसके बारे में आपको अच्छा ही लिखना होगा। आप जितना ज्यादा डिटेल्स उसके बारे में दोगे यूजर के, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो दूसरा प्रोडक्ट खरीदने आया हुआ यूजर को हमें कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें उससे काफी अच्छी सारी चीजें उसके सामने परोस के देना होगा। ठीक है, ताकि उसे पता चले अच्छा ये चेक पॉइंट होंगे कि हाँ इतने दिन में ये इतना वेट लॉस करेगा, इसका प्राइस भी कम है उससे, यानी काफी सारी कंपैरिजन हमें करनी होती है। ठीक है। तो अगर आपका प्रोडक्ट है तो आप जितना ज्यादा लेंदी आर्टिकल लिख सकते हो वो बेस्ट है आपके लिए। बट जैसे XYZ प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें आपको मेनली 3-4 पॉइंट ही हाईलाइट करना होता है। फर्स्ट होता है उसका एक जनरल सा इंट्रोडक्शन, देन कंपनी बिहाइंड इट, उसमें आप उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है वो उसकी लिस्ट दे दीजिए। बट जो हाईलाइटेड जो आपको करना होगा उसमें साइड इफेक्ट्स का होगा। साइड इफेक्ट जैसे XYZ साइड इफेक्ट्स, एक बुलेट पे यहाँ एक सब हेडिंग होगी, उसको आपको थोड़ा एलोबरेट करना होगा। उसके बाद इजी टू स्कैम, वो स्कैम तो नहीं है, ये एक पॉइंट है। इस तरह के जो 2-3 पॉइंट्स है, अगर आप इन्हें ऐड करोगे तो हार्डली आपका 500 to 700 वर्ड्स का ये आर्टिकल सफिशिएंट होता है। आप तुम्हारी बातों से सुन के लग रहा है कि कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं जो हम अफिलिएट मार्केटिंग वाले चीजों में टारगेट कर सकते हैं, है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है। और अब अच्छा, अफिलिएट मार्केटिंग के प्रोडक्ट चूज करते समय ध्यान देते हो कि अफिलिएट कमीशन कितना मिल रहा है? क्या ये ध्यान में रखना चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए सर, बिल्कुल रखना चाहिए। तो तुम कितना देखते हो कि कितना कमीशन मिले तो हम इस पे टारगेट करेंगे ऐसा? एक्चुअली हाँ बिल्कुल। अभी जो मैं प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा हूँ, वैसे मैं प्रोडक्ट चेंज करते रहता हूँ, मैं एक ही प्रोडक्ट नहीं करता हूँ, मैं देखते रहता हूँ। तो अभी जो करंट में मैं प्रोडक्ट जो प्रमोट कर रहा हूँ वो एक सेल का मुझे $130 देता है। एक सेल में $130 देता है? $130। फिर उसके बाद उनका जितना भी सेल हो, काफी सारे ऑफर्स ऐसे भी होते हैं जो आपको 40%, 50% कमीशन भी देते हैं। Okay. जितना भी सेल होगा उसका 40 to 50% आपको मिलता है। इसमें रिकरिंग कमीशन भी मिलता है क्या? कि फॉर एग्जांपल हमने एक बिल्कुल रिकरिंग कमीशन भी काफी सारे प्रोडक्ट्स देते हैं। Okay. अभी मैं बताऊंगा, जो मैं 2012 वगैरह में जो प्रमोट करता था मेंस हेल्थ वाला, तो आज भी मुझे उनका रिकरिंग कमीशन मिलता है, जबकि वो प्रोडक्ट मैंने प्रमोट करना बंद कर दिया है। मतलब एक बार बेचो और जिंदगी भर पैसे कमाते रहो, पैसिव इनकम हो गई है तो पूरी। बिल्कुल सर, क्योंकि क्या होता है कि वो जैसे ऑफर्स आते हैं ना, तो ईमेल जो न्यूज़लेटर होता है उनके थ्रू कस्टमर का ईमेल तो उनके पास आ ही जाता है, तो उन्हें वो पिच करते हैं। तो अगर वहां से भी सेल हुआ तो हमें आज भी कमीशन मिलेगा भले आपने 5 साल पहले क्यों ना प्रोडक्ट बेचा हो। ओह माय गॉड, ये एफिलिएट मार्केटिंग इसलिए बहुत पावरफुल है। अच्छा, एक चीज और सूरज की, तुम काम कर रहे हो हेल्थ निश पे, जो कि एक गूगल के लिए YMYL कैटेगरी होती है। बाकी लोगों को अगर नहीं पता है तो प्लीज कमेंट करें। तो इसमें गूगल बड़ा स्ट्रिक्ट है, तो तुम्हें कोई इशू नहीं होता इससे? यस सर, इशू हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ था, जब ये अपडेट आया था, ये ईट अपडेट जो था गूगल का, एक्सपर्टाइज, ऑथोरिटी एंड ट्रस्ट, तो इससे क्या हुआ था, जितने भी हेल्थ साइट से मेनली उनके लिए ही आया था। तो गूगल ने क्या किया था कि जो भी हेल्थ साइट जहाँ से उन्हें कोई ऑथोरिटी नहीं मिल रही, जैसे जो बंदा लिख रहा है वो कोई ऑथर नहीं है, इसको कोई रिलेटेड नहीं, जैसे डॉक्टर नहीं है या कोई वो डिग्री होल्डर नहीं है, तो ऐसी साइट्स को गूगल ने क्या पेनलाइज करना स्टार्ट कर दिया था। तो मेरी साइट के साथ भी हुआ था, क्योंकि हम तो जनरली नॉर्मल जो राइटर्स होते हैं उनसे लिखवाते थे, तो अफेक्ट तो हुआ। बट खास बात यह है कि सर गूगल से जो ट्रैफिक था मेरा, वो अभी बिंग में डाइवर्ट हो चुका है। पहले भी बिंग से ट्रैफिक आता था, बट जो ट्रैफिक है अभी बिंग में डाइवर्ट हो चुका है। और जितना भी मैं अभी 2 या 3 साल से अर्न कर रहा हूँ वो पूरा बिंग से कर रहा हूँ। मतलब पूरी जो अफिलिएट मार्केटिंग की तुम्हारी इनकम 2-3 साल से हो रही है वो पूरी बिंग के ट्रैफिक से हो रही है, गूगल से ऑलमोस्ट जीरो है। और गूगल से ऑलमोस्ट जीरो बिंग से हो रही है। और सर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि इतने एक्सपीरियंस के बाद से मैंने देखा, जब गूगल का भी ट्रैफिक आता था और जो बिंग का था, कंपेरिजन में देखा जाए तो बिंग का जो ट्रैफिक है वो बहुत अच्छा कन्वर्ट होता है। अच्छा, ये तो थोड़ा सा अनोखी सी बात लगी, पर अब एक्सपीरियंस सूरज कह रहा है तो मतलब ये कह रहा है कि गूगल से अगर बंदा आता है तो कम कन्वर्जन के चांसेस होते हैं और बिंग से ज्यादा होते हैं। भाई ये भी एक नई चीज पता चली मुझे। अब इसके अलावा अगर हम देखें सूरज, कि ये हो गया सिर्फ 2-3 घंटे लगा रहे हो, ठीक है, बाकी के टाइम में और क्या तबाही मचा रहे हो? सर जैसे बताया मैंने, 2-3 घंटे के बाद मैं क्या करता हूँ, अभी लिरिक्स के काफी ब्लॉग्स मैंने लास्ट ईयर से स्टार्ट किए। लिरिक्स पे? लिरिक्स, यस सर। लिरिक्स क्यों चुना, मतलब व्हाई लिरिक्स? अब सर मैंने काफी सारे वीडियोस देखे
थे यूट्यूब पे, काफी सारे जो गुरुज है और बाकी जो यूट्यूबर्स हैं वो बता रहे थे कि लिरिक्स की साइट काफी इजी होती है रैंक करवाने में, कॉपी पेस्ट मेथड यूज होती है उसमें। तो मैंने कहा क्यों ना अपना टाइम है तो उस पर एक ट्राई किया जाए। तो मैंने एक ट्राई किया, मैंने एक एक्सपायर्ड डोमेन लिया लिरिक्स का ही, हिंदी लिरिक्स का। तो उस पर एक साइट बनाई, स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई का ब्लॉग। हाँ, यस। तो मैंने वो साइट बनाई है और उसके बाद जब मैंने देखा कि मुझे 4 to 5 मंथ्स में अच्छे खासे रिजल्ट्स मिलने लगे, यानी उसका जो ट्रैफिक था वो ऑलमोस्ट 4 to 5,000 मंथ्स का पहुंच चुका था। मतलब 4-5 महीने में ही इसमें ट्रैफिक आने लग गया था। और कंटेंट तो कॉपी पेस्ट होगा, तो क्या कर रहे थे कंटेंट के लिए? कुछ नहीं सर, कॉपी पेस्ट ही कर रहा था और कुछ डिफरेंट तो कर ही नहीं रहा था। लिरिक्स तो कॉपी पेस्ट ही होगी। कॉपी पेस्ट करके तुमने रैंक करा लिया इसको? हाँ बिल्कुल सर, आज की डेट में आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास ऑलमोस्ट 30 लिरिक्स की साइट बन चुकी है। माय गॉड, तो 300 साइट में तुम कॉपी पेस्ट ही कर रहे हो? बिल्कुल, और 300 साइट अलग अलग लैंग्वेजेस में बनाई है मैंने। हिंदी है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है। भाई साहब आपको शाश्वत दंडवत प्रणाम है। कहाँ थे आप? ठीक है। और बाकी लोग अगर हैरान परेशान हैं कि भाई ये कैसे कर रहा है, तो प्लीज कमेंट करें कि भाई साहब ने 32 लिरिक्स की वेबसाइट कॉपी पेस्ट करके अलग अलग लैंग्वेजेस में कैसे रैंक कराई और पैसे कमा रहे। इससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करें, तब हम सूरज भाई के साथ इससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। तो अच्छा, अभी लैंग्वेजेस सारी कौन कौन सी लैंग्वेजेस पे करना चाह रहे हैं इसमें का? सर ऑलमोस्ट मैंने सभी ट्राई कर लिया है। बंगाली है, तमिल है, तेलुगु है, राजस्थानी है। अच्छा, कॉपी पेस्ट करना है तो तमिल भी चल जाएगी? समझ में तो आता नहीं है सर, बस वो सॉन्ग देखिए, कॉपी किया, बस पेस्ट किया। ओके, सही बात है भाई साहब। ये मेरे तो दिमाग ही हिल गया। पता है, मैंने जब चालू किया था ना चैनल, मुझे लगता था कि कॉपी पेस्ट जो बंदा कर रहा है ना उसको चाकू मार दो, क्राइम है, पैसे क्योंकि कमा ही नहीं सकते। अभी हमारे चैनल पे ऑलरेडी आ चुका है विक्रम, जो 33 लाख रुपए वेब स्टोरी से कॉपी पेस्ट करके कमा रहा था। मैं परेशान हो गया, और अब ये सूरज आ गया हमारे साथ में। तो अर्निंग कितनी हो रही है सूरज इन सारे कॉपी पेस्ट वाले ब्लॉग से, लिरिक्स वाले? फिलहाल मैंने, हाँ एक और चीज है कि एडसेंस भी ये काफी जल्दी अप्रूव हो जाता है साइट्स पे। अच्छा हाँ, तो क्योंकि मेन ये था कि सुनना हाँ, लिरिक्स वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूव नहीं होता क्योंकि कॉपी पेस्ट कंटेंट है। बिल्कुल सर, तुरंत ही कर देता है जो गूगल एडसेंस है, अगर आप अप्लाई करते हो तो तुरंत अप्रूव हो जाता है। ओके। तो मैं अभी मेनली मैंने 2 ही साइट पे फिलहाल एडसेंस अप्लाई किया हुआ है। वैसे मेरी ये 32 जो साइट्स बताया मैंने, इसमें से ऑलमोस्ट 4 जो है वो अच्छी खासी चल रही है, मीन उनका ट्रैफिक काफी अच्छा है। ठीक है। तो उसमें से सिर्फ 2 साइट पे ही मैंने अभी फिलहाल एडसेंस ऐड किया हुआ है। तो इस मंथ का अगर मैं बताना चाहूंगा, मैं स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा, तो सर मेनली क्या है कि अभी मैं फोकस ज्यादा एडसेंस पे नहीं कर रहा हूँ, मैं फिलहाल ट्रैफिक बिल्ड करने पे कर रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप एकदम से एड्स अगर साइट पे लगा दो, कि यूजर एक्सपीरियंस है वो भी थोड़ा बिगड़ जाता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि यूजर अच्छे बन जाए मेरे साथ, उसके बाद में इससे रेवेन्यू अर्न करूं। तो फिलहाल आप अगर स्क्रीन पे देख सकते हैं तो देखिए ये यस्टरडे की अर्निंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे $10 हो चुकी है। और लास्ट पेमेंट मैंने $113 का था इसमें। तो मेनली सर इस पे अभी फिलहाल मेरा एडसेंस का कोई फोकस नहीं है। इस पे काफी सारी चीजें आप कर सकते हो, इस पे आप एफिलिएट ऑफर्स भी रन कर सकते हो। मैं वही कहने वाला था कि एक एफिलिएट मार्केटर दिमाग जरूर लगाएगा कि इसमें एफिलिएट प्रोडक्ट कैसे जोड़े जाए। तो मैं वही कह रहा हूँ सर, फिलहाल में बस यूजर इस पे अभी चाह रहा हूँ कि इसके यूजर्स बढ़ जाए, इसका ट्रैफिक बढ़ जाए, उसके बाद इसकी अर्निंग की सोचूंगा। ओके, ठीक है। एक चीज जो बहुत अच्छी लगी मुझे सूरज की, कि इसके पास अगर टाइम है तो इसने प्रॉपर यूटिलाइज किया, ऐसा नहीं कि 2 घंटे में काम हो जा रहा है तो छोड़ दिया। अच्छा, इसके अलावा और क्या कर रहे हो? इसके अलावा यूट्यूब भी कर रहा हूँ मैं, मेरा फूड ब्लॉगिंग का एक चैनल है। हाँ। मेरा एक टेक चैनल भी है, साथ कुछ में तो छोड़ दो यार, कुछ तो छोड़ दो। गेमिंग के भी चैनल स्टार्ट किए थे, और काफी सारे फैक्ट वाले भी चैनल है मेरे, हिंदी फैक्ट का भी एक चैनल है। अरे भाई साहब यार ना, तबाही है यार। अब है ना, मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि कोई अगर एक नया बंदा है और वो अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड ब्लॉग चालू करना चाहता है, तो उसे किन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कितने महीने में एक्सपेक्ट करना चाहिए कि रिजल्ट आना चालू हो जाए? तो सर सबसे पहले मैं बता जाऊंगा, आपको एक डोमेन जैसे लगेगा, एक होस्टिंग लगेगी, और बेसिक्स की आपको एक वर्डप्रेस पे साइट बनानी है। मेनली आपको फोकस करना है जो प्रोडक्ट्स आप ट्रेंड में उठा रहे हो उन्हें आपको अच्छे से रिसर्च करना है। तो मेन फोकस ये होगा कि आपको जो ट्रेंडी प्रोडक्ट्स है उन्हें उठाना है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, बिंग में जैसे न्यूज होती है, बिंग न्यूज पे जाइए। तो क्या होता है, कभी कभी जो अच्छे ऑफर्स जो लॉन्च होते हैं ना, तो उन्हें क्या करते हैं लोग की जो सेलिब्रिटीज है उनके साथ टाई अप करते हैं। एक एग्जांपल देके दिखा सकते हो कि कैसे बिंग न्यूज से कह रहे हो? तो एक जैसे सेलिब्रिटी, जैसे कीटो पिल्स काफी चलती है यूएस में। ओके, तो क्या होता है कि सेलिब्रिटी के साथ उसे किया जाता है। एक सेकंड में आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ बिंग में।
ये पूरा प्रोसेस दिखा रहा है कि किस तरीके से करते हैं। हाँ, तो सर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे bing.com में हूँ मैं, न्यूज सेक्शन में हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ आउटलुक वगैरह पे काफी सारे कीटो, देखिए बेस्ट ट्रीम लाइफ कीटो, इन तरह के ऑफर्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो आपको सिंपली न्यूज को फॉलो करना है और यहाँ पे देखना है कि इस किस बारे में, किस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा यहाँ पे बातें हो रही है। ठीक है, तो आप नीचे भी देख सकते हैं कीटो ब्लास्ट गमीज, यहाँ तो इन तरह की साइट आपको दिख रही होंगी, रैंक कर रही है। ओके, तो इन तरह के जो आपको प्रोडक्ट्स है ये पिक करने होंगे बिंग से। ठीक है, उसके बाद आपको बिंग में ही आपको वही प्रोडक्ट आप फिर से रिव्यू के टर्म के साथ सर्च करिए। जैसे आपको सपोज एक कीटोपिल मिल गई, एक वर्ड है कीटोपिल नाम है समझो प्रोडक्ट का, तो कीटोपिल रिव्यू आप बिंग में डालिए, आपको टॉप की साइट्स मिल जाएंगी, उसमें से काफी सारी मेरी भी साइट्स आपको दिख जाएंगी। तो आपको उन साइट्स पे जाना होगा और वहां पे जो लेटेस्ट उन्होंने प्रोडक्ट जो वहां पे पोस्ट किए हैं उन्हें पिक करिए, ट्रेंड में जाइए, ट्रेंड से उन अगर हाई ट्रेंड वाले प्रोडक्ट्स है तो उस पर आप अच्छा से कंटेंट लिखिए। अब इसमें एक बात होगी कि आप कोई कहेंगे कि मुझे कंटेंट लिखना आता नहीं है तो मैं कैसे लिखूं, तो सेम वही प्रोसीजर है, सर जैसी बताते हैं कि ऑब्जर्व एंड रिएक्ट। तो आपको क्या करना होगा, जाना होगा सभी जो टॉप की साइट्स आपको बिंग में दिख रही है उस पे जाइए और आपको रिसर्च ये करना है कि इन्होंने क्या क्या पॉइंट मिस किए। ओके, जैसे इस पिल के रिव्यू में इन्होंने किसी ने सपोज साइड इफेक्ट का पॉइंट थोड़ा लिखा है या 2 लाइन का लिखा है, तो आपको वो एक टारगेट करना होगा, आपको उसको लेंदी लिखना होगा या 4 लाइन या 2 पैरा का भी लिख सकते हो आप। तो इन तरह का आपको ऑब्जर्व करना होगा 10 साइट्स को कि मैं यूनिक क्या लिख सकता हूँ इसमें। तो उससे क्या होगा, तो यूजर जो होता है वो कभी भी एक साइट पे जाके परचेस नहीं करता है, वो मल्टीपल साइट के रिव्यू पढ़ता है। तो उससे क्या होगा कि अगर वो आपकी साइट पे आ जाता है और अगर आपकी साइट का जो एंगेजमेंट है वो बढ़ जाता है तो आपकी साइट ऑलमोस्ट खुद ही वो टॉप पे बिंग पे रैंक करने लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ठीक है, तो ये एसईओ का ये एक फैक्ट ही है कि जितना ज्यादा आपका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा तो वो आपको प्रमोट करते हैं जो सर्च इंजन होते हैं। तो इन तरह से अगर आप रैंक करवा लेते हो अपनी साइट तो आपको 5 to 6 मंथ में एक अच्छा खासा इनकम जो आपका जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो अब है ना मुद्दे की बात पे आते हैं सूरज भाई कि आप क्योंकि बिंग से कर रहा हूँ, ये मेरे लिए अच्छा बिंग में मैं एक टाइम पे सोचता कि छोड़ दूँ, किसी काम का ही नहीं है, पर मेरी भी थॉट प्रोसेस पूरी चेंज होने लग रही है कि भाई बिंग से अफिलिएट मार्केटिंग करके आप कितना मंथली कितना अर्न कर ले रहे हो। अभी अब सिर्फ अपन अफिलिएट मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। तो सर अगर देखा जाए तो $3,000 to $4,000 ये एवरेज है। अब जब दिसंबर या जनवरी मंथ आएगा तब क्या होता है कि यूएस में लोग जो वेट लॉस के लिए काफी ज्यादा यानी ट्राई करते हैं, काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, तो उस टाइम में ये डबल हो जाती है इनकम। माय गॉड, अच्छा मतलब सीजन पे भी डिपेंड करता है सारी सीजन वाइज। हाँ सर, सीजन भी, क्योंकि उस टाइम विंटर होता है वहां पे। हाँ। और क्रिसमस का टाइम होता है तो लोग चाहते हैं कि मैं फिट दिखूं या जो भी है इस तरह से। हाँ। तो इस वजह से लोग काफी सारा वेट लॉस के लिए पीछे लगते हैं, जिम जाते हैं, ये करते हैं, तो उन तरह के उस टाइम में काफी सारा अच्छा और इनकम जनरेट हो जाता है। तो अभी करीबन $3,000 to $4,000 के आसपास है। हाँ, अभी एवरेज 3 to 4 होता है। ओके, तो भाई ये पूरी की पूरी कहानी थी सूरज की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को सूरज की स्टोरी सुनकर बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा, क्योंकि मेरे लिए भी ये सब कुछ नया था कि बिंग से विदाउट इन्वेस्टमेंट, और मैं अफिलिएट मार्केटिंग करता नहीं हूँ तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, पर अफिलिएट मार्केटिंग भी जैसे सूरज बता रहा है कि ब्लॉगिंग की तरह ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। बस अफिलिएट ब्लॉगिंग में हम एडसेंस पे ध्यान देते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट बेचने पर सारी चीज़ें का ध्यान रहता है। आपको अगर सूरज से दूसरा वीडियो चाहिए कॉपी पेस्ट वाला तो कमेंट करना ना भूलें। और सूरज, थैंक यू वेरी मच, इतना ज़्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन तुमने दी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे सारी ऑडियंस को इससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली होगी। थैंक यू सो मच सर, मुझे मौका दिया आपने कि मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकूं। भाई इतनी तबाही मचा रहे हो, मैं इंस्पायर हो गया तुम्हारी स्टोरी सुनकर। अरे तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। और अगर आप मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं पवन अग्रवाल। इस चैनल पर यूजुअली मैं ब्लॉग रिव्यूज और यूट्यूब रिव्यूज लाता रहता हूं, और ऐसे ही सूरज जैसे लोगों को जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनका पॉडकास्ट भी लाता हूं। तो अगर आपको ब्लॉग रिव्यू और यूट्यूब रिव्यू में पार्टिसिपेट करना है तो क्या करना है, चैनल पर एक्टिव रहना है, लोगों की मदद करते रहना है और कमेंट करते रहना है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप मदद करोगे ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और आप मेरी नज़र में भी आओगे, मैं आपको फीचर कर सकता हूं। और हमारे चैनल पर फ्री ब्लॉगिंग का कोर्स भी चल रहा है, तो उसको ज़रूर देखें, बहुत सारे लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। प्लस हम एक पूरा का पूरा रोड मैप बता चुके हैं कि अगर आपको वेब स्टोरी से काम करना है तो कैसे करना है, आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में वो भी वीडियो मिल जाएगा। तो इस वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।